पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की हमारी जो क्लास है नक्षत्रस के ऊपर, प्रीवियस लेक्चर हमारा था जिसमें जो उसके टेक्निकल पॉइंट थे कि नक्षत्रस कहाँ से स्टार्ट होती हैं, इनके कितने डिग्री वाइज इनका टाइम ड्यूरेशन होता है, क्यों इनको 27 नक्षत्रस के ऊपर डिवाइड किया गया है, और फिर इनके नाम जो हैं वो हमने हिडन रखे थे कि उसको हम अगली लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और मून को देखते हुए, चूँकि मून जो है वो 27-28 दिनों के अंदर ज़मीन के गिर्द अपना चक्कर पूरा करता है। एक चीज़ अपने जहन में रखें, जितना हम जायचा जो बनाते हैं इसका जो सेंटर होता है, सेंटर वो आप हैं जो इस ज़मीन पर मौजूद हैं, वही जायचे का सेंटर होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और सिटी ऑफ बर्थ के आप एग्जैक्टली किस लोकेशन पर पैदा हुए हैं, ताकि उसके मुताबिक जो भी एंगल्स बनते हैं प्लैनेट्स के, उनको कैलकुलेट करके तो आगे चला जाए। उसी के मुताबिक प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी पोजीशन को शो करते हैं। अब एक वक्त में एक शख्स पैदा हुआ है किसी भी शहर में, और दूसरा शख्स किसी और कंट्री में किसी और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे पैदा हुआ है, तो दोनों के जायचों में डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं होगा कि एक वक्त में, एक दिन में एक ही जगह पे पैदा होने वाले अफराद वो एक जैसे ही हों, एक जैसा ही उनका रख रखाव हो। और यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं जब हम सिर्फ़ और सिर्फ ज़ोडिक साइन को फॉलो कर रहे होते हैं। मुझे बहुत सारी क्यूरीज आती हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि जी मैं लिब्रा हूँ, दूसरा वर्गो है, बताएं हमारी शादी कामयाब होगी या नहीं होगी। आपने कभी भी इस फॉर्मूले को, ना मैं अप्लाई करता हूँ ना आप लोगों ने करना है। आप उस शख्स के साथ ज़्यादती करेंगे अगर आप एक जर्नल एनालिसिस कर दें। जैसे लिब्रा है, फ़ौरन माइंड में जाता है ये वीनस है, और उसके बाद दूसरा वर्गो है, फ़ौरन माइंड में जाता है कि ये तो मरकरी है। अब वीनस और मरकरी आपस में दोस्त हैं, क्या पता उनके जायचे में मरकरी कम्बस्ट हो या वीनस जो है हबूत का हो, नीच का हो जाए, कोई दोष बना के बैठा हुआ है। तो कभी भी जर्नल एनालिसिस के ऊपर नहीं जाना। हंसी मजाक के लिए, थोड़ी तफरीह के लिए, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, माशाल्लाह आप उभरते हुए एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो आप इस किस्म की बातें बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जब प्रोफेशनली अगर आप इसको देखेंगे तो आपने इल्मी तौर के ऊपर जो अपनी दलील है, आपके जो कुलिये कायदे हैं, वो आपके उन चीज़ों के ऊपर बेस करें जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। नक्षत्रस के अंदर हमने पिछली दफ़ा आप लोगों को मैंने बताया था कि टोटल 27 के करीब ये नक्षत्रस होती हैं, जिनको हम अपनी ज़ुबान में उर्दू में मनाज़िल कमरी भी कहते हैं। इनको पूरा जो बर्थ चार्ट है आपका 360 का, उसको डिवाइड किया जाता है 27 हिस्सों में। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जिसको यूनानी कहा जाता है, उसके अंदर 28 नक्षत्रास हैं। कि उसके अंदर एक नक्षत्र है जिसको अभी जीत करके कुछ नाम है उसका, चूँकि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहा हूँ तो उसको कभी बीच में ऐड कर देते हैं, कभी उसको निकाल देते हैं। वही हाल करते हैं जो प्लूटो का किया है कि प्लूटो कभी सोलर सिस्टम में आ जाता है, कभी सोलर सिस्टम से निकल जाता है। लेकिन वैदिक के अंदर जो हैं ये जितने भी असूल हैं वो फिक्स हैं, इसमें अभी कोई गुंजाइश नहीं है। रिसर्च एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, कोई चीज़ अगर एंटर होने वाली होगी, जैसे पिछले दिनों शोर था कि एक नया ज़ोडिक साइन जो है वो आ गया, 13वां, उसका नाम अभी मुझे नहीं याद,
तो बहरहाल इसके ऊपर अभी रिसर्च हो रही है, आप लोग ख़ुद से भी रिसर्च कर सकते हैं। तो 360 को 27 पे डिवाइड जब करते हैं, और वो इसीलिए करते हैं चूँकि मून जो है वो ज़मीन के गिर्द 27 दिनों के अंदर अपना जो एक सर्कल है उसको मुकम्मल करता है, कई दफ़ा 28 में भी करता है। तो वो एक उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने 27 पे डिवाइड किया। फिर उसकी जो डिग्रीज थी वो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया। जो सबसे पहली हमारी नक्षत्र है जिसको नक्षत्र कहते हैं, उर्दू में इसको नक्षत्र कहते हैं। तो नक्षत्र जो है वो जब स्टार्ट होगी वो एरीज से ही शुरू होती है। ऐसा नहीं होता कि आप उसको जमनाए असेंडेंट है तो वहाँ से स्टार्ट कर दें, कैंसर असेंडेंट है तो वहाँ से स्टार्ट कर दें। जो भी लगन होगी उस लगन के अंदर अगर एरीज पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, या आगे चलते हुए 12वें में है, जहाँ पे एरीज होगा वहाँ से पहली जो नक्षत्र है वो स्टार्ट होगी, और फिर उसके आगे जो दूसरी जो है ये नक्षत्रास हैं वो फिर आगे एज इट इज़ कंटिन्यू होती चली जाएंगी। और इसमें ये नहीं होगा कि आप ये समझें कि जी जो नक्षत्रास हैं क्या वो प्लैनेट्स की तरह मूव करती हैं, ऐसा नहीं होगा। ये फिक्स्ड स्टार्स हैं, ये फिक्स्ड हैं, ये अपनी जगह चेंज, जैसे हाउसेस जायचे में प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं, लेकिन हाउसेस जो हैं कि पहला घर अगर इंसान की पर्सनालिटी का है तो वो चाहे जेमिनी असेंडेंट का हो, कैंसर असेंडेंट हो, चाहे लियो असेंडेंट हो, वर्गो असेंडेंट, जो भी होगा, फर्स्ट हाउस इंसान की पर्सनालिटी, उसके किरदार को बताता होगा। जो फाइनेंस का हाउस है वो दूसरा ही है। इसी तरह नक्षत्र जो हैं वो भी फिक्स्ड हैं, वो एरीज से जब स्टार्ट होंगी तो एरीज से ही स्टार्ट होंगी, लेकिन अब वो किस असेंडेंट में फॉल कर रही हैं ये देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन तमाम नक्षत्रस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 3 पोर्शंस के अंदर, और 3 पोर्शन ये हैं। मैं मज़ीद इसको आसान करके आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी एक बुक है हमारी ऑर्गेनाइजेशन से आपको मिल जाएगी, उस बुक को भी आप स्टडी कर सकते हैं मज़ीद डिटेल के लिए। जैसे आप शनासी मैंने आप लोगों को रेफ़र की थी कि अगर आप मज़ीद डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ज़ोडिक साइंस की खसूसियत को, इसी तरह नक्षत्रास को भी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक मैं एंड पे आपको रेफ़र करूंगा, आप उसको लेके पढ़िएगा। लेकिन आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको बहुत सिंपल करके आप लोगों को बताऊंगा ताकि ज़्यादा आप लोगों को डिटेल में ना जाना पड़े, फौरी तौर पर आपको पता चल जाए कि अच्छा ये अच्छी वाली है, ये न्यूट्रल है, या ये बुरी वाली है, क्या है। 3 कैटेगरीज़ हैं इसकी। नंबर 1 पे है देवा, आप इस वक्त बोर्ड पे भी देख सकते हैं देवा, उसके बाद है मनुष्य, और उसके बाद है राक्षस। देवा बेसिकली मतलब कहा जाता है कि एक अच्छा वर्ड, कि एक अच्छा इंसान। नक्षत्र देखना बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप जायचा बनाते हैं। कोई भी शख्स आपके पास आया है, आपने उसका जायचा बनाया, आपने ये तो देख लिया कि इसका असेंडेंट टॉरस है, या इसका असेंडेंट एरीज है, या ये पाइसेस है। इसके अंदर जो खसूसियत है वो एरीज, टॉरस, पाइसेस वाली है, लेकिन इसकी अपनी पर्सनालिटी कैसी है। क्या ये देवा है? देवा का मतलब क्या ये हम्बल है, सॉफ्ट स्पोकन है? क्या ये मनुष्य है? मनुष्य लोग जो होते हैं वो हालात वाक़यात देखकर बड़े टेक्निकल तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। या तीसरे नंबर पे है राक्षस, कि ये अब राक्षस लोग जो है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ तीनों का 1 बाय 1। राक्षस सुन के ही एकदम कान खड़े हो जाते हैं कि ये जो वर्ड है इसका मतलब है कि ये बंदा को गड़बड़ करेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी की जो नक्षत्र है वो राक्षस है वो इंसान बुरा हो। आजकल के दौर के अंदर चालाक होना, ज़िद्दी होना, अपने असूलों को फॉलो करना, झूठ ना बोलना, गलत बयानी ना करना, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। जिस तरह से ज़माना इतना तेज़ मॉडर्न हो गया है, उसके अंदर अगर आप अक्लमंद हैं, आप चालाक हैं, आप क्लेवर हैं, आप चीज़ों को देखभाल के चलते हैं, तो इट डज़ंट मीन कि आप राक्षस हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किसके लिए अच्छे हैं और किसके लिए बुरे हैं।
मैं अगर अपने बच्चों को देखूंगा मैं प्यार की नज़र से देखूंगा, लेकिन मेरे बच्चों को अगर कोई नुकसान पहुंचाएगा मैं फिर उसके लिए राक्षस बन जाऊंगा। अब यहाँ पर सोचने का अंदाज मुख्तलिफ, मैं भी वही, बच्चा भी मेरा वही, लेकिन कोई थर्ड पर्सन अगर मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं फिर उसको रोकूंगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किसी को भी उठ के नहीं कह देना कि आप राक्षस हैं या क्या हैं। सबसे पहले इनकी जो 3 कैटेगरीज हैं उसको हम देखते हैं। नंबर 1 पे देवा। देवा मतलब अच्छा। नक्षत्रस के अंदर बड़ा अहम किरदार उस वक्त भी आ जाता है जब आपने किसी 2 लोगों की इवन कंपैटिबिलिटी भी मैच करनी हो। सबसे पहले हम देवा को देखते हैं, फिर आगे चलते हैं कि कैसे इसको देखेंगे। अब देवा जो होते हैं इनकी नेचर बड़ी हम्बल होती है, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं और चीज़ों को मुश्किल हालात के अंदर भी सब्र शुक्र करते हैं। ढंडोरा नहीं पीटते कि हम लूटे गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा नुकसान हो गया, ऐसे नहीं करते। फिर काइंड हार्टेड, दिल के अच्छे, दिल के नरम, दूसरों की खिदमत करने वाले। गुड टेम्परामेंट कि इनका मिजाज, उसके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है, अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होगी, कि भाई अभी करोड़ों का नुकसान करवाया और अभी भी आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, इसमें कोई ना कोई हमारे लिए बेहतरी होगी, या दूसरों को आप तसल्ली दे रहे होते हैं इसमें कोई ना कोई अल्लाह की बेहतरी होगी। तो आपके अंदर उस प्रॉब्लम को जो फेस करने का टेम्परामेंट है वो आ जाता है। फिर उसके बाद इनका बिहेवियर, ये बड़ा अच्छा, सॉफ्ट स्पोकन तो हैं लेकिन इनकी आदत भी बड़ी अच्छी होती है। तहजीब, अपने कल्चर से, अपने माशरे से, अपने वतन से जुड़े हुए रहते हैं कि अपने माशरे के या अपने मज़हब के, अपने कल्चर के, सकाफ़त के जो असूल हैं। बहुत सारे अफराद कराची से या सिंध से आते हैं यहाँ पे, लेकिन उनके बोलने के, उनके अंदाज़, उनका पहनना, रहन सहन, उसके अंदर उनका कल्चर नज़र आता है। या हम अगर कहीं बाहर बैरून मुल्क जाएं तो हम बड़े, कुछ लोग तो वैसे ही हो जाते हैं, लेकिन कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो ना तो शलवार कमीज़ पहनना छोड़ते हैं, ना अपने कल्चर को छोड़ते हैं। तो ये खसूसियत है देवा नक्षत्र रखने वाले लोगों की, अपने ट्रेडिशंस से दूर नहीं होते, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि अप्रिशिएट करते हैं दूसरों को। अगर किसी ने अच्छा काम किया उसको अप्रिशिएट करेंगे, अगर किसी ने कोई गलती की है उसकी इस्लाह करेंगे, उसको डीमोरलाइज नहीं करेंगे, उस पर तनकीद नहीं करेंगे, उनको ये सलूशन देंगे कि बेटा इसके अंदर कोई गड़बड़ चल रही है, आप इसको अगर इस तरह से बेहतर अंदाज में कर लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कि दूसरों के अंदर अच्छाइयों को ढूंढते हैं। एक शख्स 99 बुराइयां रखता है लेकिन उसमें जो एक अच्छाई होगी ये हमेशा उसको तलाश करेंगे, और ये लड़ाई झगड़े से भी परहेज़ करते हैं। लोग अक्सर हंसी मजाक उड़ाते हैं कि लड़ाई हुई आप उठ के चले गए, आप तो डरपोक हैं। डरपोक नहीं होते, अवॉइड करते हैं लड़ाई झगड़े से, बहस से, कि कोई ऐसी प्रॉब्लम, बुराई, लड़ाई झगड़ा, इन चीज़ों से ये भागते हैं। अक्सर जैसे बचपन में बच्चे जो हैं कुछ शरारती होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बार बार किसी से लड़ते हैं, और कुछ डर जाते हैं, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। तो 3 कैटेगरीज, ये हर इंसान में 3 कैटेगरी पाई जाती है जो बाय बर्थ उसकी नेचर में आ जाती है। कि जी मेरा पहला जो बच्चा है वो तो बड़ा अच्छा है, बड़ा ख्याल है, बादब है, लेकिन जो छोटा है वो बड़ा शरारती है। हो सकता है वो जिस नक्षत्र में पैदा हुआ है वो एक ऐसी नक्षत्र लेके पैदा हुआ है जिसके अंदर ये तमाम शरारतें जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। देवा नक्षत्र के अंदर अब कौन कौन सी आ जाती हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है, मनुष्य। मनुष्य लोग कौन होते हैं? जैसे हमने जायचा बनाते हुए पढ़ा था कि फ़लाँ प्लैनेट
जो कि लगन का एंटी है, और उसको अगर केंद्र में अच्छा घर मिल जाए, मोलतरकोन में अच्छा घर मिल जाए, वो एवरेज हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें मिल जाती हैं। तो जो अफराद मनुष्य नक्षत्र के अंदर पैदा होते हैं, ये मिक्स क्वालिटीज़ रखते हैं अपने अंदर, मिली जुली, कि अपने आप को हालात और वाक़यात को देखते हुए फिर ढालते हैं। कई दफ़ा तो बहुत अच्छे होते हैं और एक पल में इनका बिहेवियर आपसे ख़राब भी हो सकता है। अगर अपने मतलब की बात नहीं होगी तो फ़ौरन टोक देंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, और आप एकदम से हैरान होंगे कि भाई अभी तो इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, बड़े प्यारे अंदाज में गुफ्तगू हो रही थी, अब एकदम से क्या हो गया कि मैं तो बड़े मान से आया था कि मेरी बात को सुना जाएगा, आपने वेलकम भी किया, बुलाया भी, लेकिन बात जो है क्यों? क्योंकि जो मनुष्य लोग होते हैं, ये इनकी मर्ज़ी के मुताबिक अगर चीज़ें ना हों और उसमें कोई ना कोई इनको बेनिफिट नज़र आ रहा है, चाहे वो अपना हो चाहे दूसरों का हो, तो तब तक ये किसी की समझ में नहीं आते और कई दफ़ा इंतकामी भी हो जाते हैं, बदला भी लेते हैं। ठीक है, आपने जो देवा हैं वो ऐसा नहीं करते, किसी ने नुकसान, बस ठीक है, मैं जानूँ मेरा अल्लाह जाने, बस वक्त आएगा तो देखी जाएगी, छोड़ देते हैं अल्लाह पे। लेकिन ये जो मनुष्य हैं, ये राइट टाइम का वेट करते हैं कि आज से 10 साल पहले फ़लाँ जगह पे आपने मुझे इंसल्ट किया था, चाहे उसमें 20 साल लग जाए, उस ताक में रहते हैं कि कब मैं इनके साथ इंतकामी कार्रवाई जो है वो मैं करूं। तो ये मिक्स्ड क्वालिटीज़ हैं। लेकिन अगर इनको ये फील हो कि मुझे इसमें कोई हासिल वसूल भी नहीं है, ऐसे खाम खाम में मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, फिर ये छोड़ भी देते हैं। मजहबी एतबार से बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर क्रिएटिव, तख्लीकी, कुछ नया बनाना, कुछ नए अंदाज में करना, मट्टी को सोना करके बेचना। तो क्रिएटिविटी जो है, इनको तमाम लोगों से मुख्तलिफ, हाजिर जवाब, हर चीज़ का जवाब होगा इनके पास। आप इनको कभी भी बहस में हरा नहीं सकेंगे। लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो कई दफ़ा अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं भी करते। जैसे मैंने पहले बताया कि हालात और वाक़यात को देखकर अगर इनको ये लगे कि यहाँ पर मुझे अपने असूल तोड़ देने हैं, तो फिर ये तोड़ भी देते हैं कि इसमें कोई ना कोई बेनिफिट जो है वो नज़र आता है। और ये अपनी ज़िंदगी को अपनी ज़ात के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए गुजारते हैं। अपनी ज़ात और अपने रिश्तेदार, गैर लोग नहीं, अपनी ज़ात और अपने रिश्तेदारों के लिए ये अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। अब इसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी है राक्षस। अब राक्षस जो है, इन लोगों को अगर हम देखें, ये इंसान की ज़िंदगी का जो डार्कर साइड होती है, तारीक पहलू, ये उसकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। अगर इनको हम देखें, इनकी नेचर के अंदर जो खामियां, जो ख़राबियां होती हैं, वो वाज़े तौर के ऊपर नज़र आ रही होती हैं। अक्सर आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे आते होंगे जिनको देख के आपको दिल करता होगा मैं इनसे बात करूं, मैं इनसे गुफ्तगू करूं। कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो आपको शक्ल देखने से, लिबास से पसंद नहीं आता, लेकिन जब गुफ्तगू कर रहे हो तो फिर आप कहते हैं नहीं, मैंने गलती की, मुझे वक्त पे बात कर लेनी चाहिए थी। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको देखते साथ ही आप यू टर्न मार लेते हैं कि मैंने तो उसको मिलना भी नहीं है। उनके चेहरे से ही आया हो जाता है उनकी सख्ती। फिर उसके बाद ये लोग बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं, स्टबन, ज़िद इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि एक दफ़ा जो चीज़ सोच ली, मनुष्य को तो मैंने आपको कहा था ना कि वो अपने लिए ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन उसमें लचक होती है कि ठीक है, अगर इसमें मुझे आगे चल के कोई फ़ायदा, बेनिफिट नज़र आ रहा है तो जाने देते हैं। लेकिन ये लोग नहीं जाने, बस मुझे चाहे करोड़ों का, अरबों का नुकसान हो जाए, एक ज़िद पकड़ ली है, बस वो ज़िद फिर जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक इन्होंने अपनी ज़िद को पूरा करना है, क्योंकि ये बहुत सख्त मिजाज के होते हैं। इनकी नेचर बड़ी, अगर आपको अपने गांव के किसी चौधरी का याद है
या किसी ऐसे बड़े बुज़ुर्ग का याद है कि जो अपने असूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो अब हम एक चीज़ इसमें मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने अभी कहा कि जो बड़े होते हैं अक्सर बड़ों के अंदर गुस्सा भी पाया जाता है, सख्ती भी पाई जाती है, और जब वो आपको किसी काम से रोक रहे हो आपको बुरे भी लग रहे होते हैं कि ये क्यों मुझे रोक रहे हैं। जब आप उनकी एज पे पहुंचते हैं तो फिर आपको लगता है कि नहीं, वाकई उस वक़्त अगर मेरे पे वो सख्ती ना करते, उनके मिजाज में, तबीयत में अगर सख्ती ना होती, जैसे वालिदा या वालदा दोनों में से एक, हमेशा मोस्टली ये देखा गया है या तो वालदा थोड़ी सख्त होती हैं या वालिद थोड़े से सख्त होते हैं। अब हम वालिद वालदा या किसी बड़े को ये तो नहीं कह सकते कि वो राक्षस है, लेकिन उन्होंने वो रूप अपनाया ताकि आगे वो बेहतरी को फैला सके, आपके अंदर उन बेहतरी को पैदा कर सके। तो इट डज़ंट मीन, मैंने जैसे पहले बताया था कि अगर कोई शख्स राक्षस नक्षत्र पे पैदा हो रहा है तो वो बुरा नहीं होगा। उसकी वो सख्ती, उसका वो ज़िद में आना, ये चीज़ें जो हैं उसके पीछे कोई ना कोई उसका पस मंज़र ज़रूर होता है। फिर इसके बाद छोटे छोटे मसलों के ऊपर ये लोग लड़ाई की वजह भी तलाश करते हैं। बड़े बड़े मसले नहीं, छोटे छोटे मसले, कि मैंने सुबह वाइफ से, अगर दो मियाँ बीवी हों, एक देवा हो और दूसरा राक्षस हो, ठीक है, अब देवा बेचारी बीवी या शौहर जो भी है वो खिदमत कर रहा है, अब जो राक्षस होगा, ये कंपैटिबिलिटी के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है कि जी आज आप वक्त पे घर नहीं आ रहे, आपका रोज़ का यही काम है, आप रोज़ दोस्तों के साथ होते हैं, ख़र्चा नहीं पूरा हो रहा, कोई ना कोई छोटी छोटी वजह, हस्बैंड आज खाने में नमक ज़्यादा हो गया आज, तो ये पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ये मुख्तलिफ नक्षत्र होने की वजह से। तो कंपैटिबिलिटी के अंदर ये बहुत ज़्यादा अहम। अब मनुष्य राक्षस के साथ बड़े अच्छे तरीके से रह सकता है कि उसको पता है ये राक्षस है, इसने मुझे तंग करना है, उसके मुताबिक ही वो चीज़ों को प्लान। अब देवा है, वो बेचारा खामोशी के साथ चुप करके सारे काम कर रहा है। फिर राक्षस की अगर आप बात करें तो इनका जो टेम्परामेंट होता है, इनका जो सोचने समझने का अंदाज़ होता है, वो सारा इनकी अपनी ज़ात के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। जैसे मनुष्य हैं वो अपने लिए तो ज़िंदगी जीते हैं लेकिन रिश्तेदारों का भी ख्याल रखते हैं। देवा जो है उसकी सोच सबके लिए एक जैसी होती है, लेकिन राक्षस जो होते हैं इनका जितना भी महबूब मरकज़ होता है सोच का, वो इनकी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात और उसी के गिर्द सारी चीज़ें चल रही होती हैं। कई दफ़ा अपने करीबी लोगों को, रिश्तेदारों को, क्यों बहन भाई एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते हैं? इसीलिए हो जाते हैं कि जब एक अपनी ज़ात का फ़ायदा सोचना शुरू कर देता है तो दूसरे के साथ नहीं बन रही होती उसकी। क्यों फैमिलीज़ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि पूरी फैमिली के अंदर एक ऐसा बंदा होगा जिसकी किसी से नहीं बन रही होगी। वो चाहेगा मैं जहाँ जाऊँ मेरी तारीफ़ हो, मैं जहाँ जाऊँ मेरी बात सुनी जाए। तो ये हमारे माशरे में कॉमन है कि आपको अपने ख़ानदान में कोई ना कोई एक फैमिली, एक बंदा ऐसा ज़रूर नज़र आता होगा कि ये अगर आज हमारे फंक्शन पे आ गया, शादी पे आ गया, किसी तकरीब में आ गया, तो जनाब इसको अगर हमने जब तक इसकी पूजा ना की, इसने हमें छोड़ना नहीं है। फिर उसके बाद ये किसी की परवाह भी नहीं करते, ये किसी की परवाह नहीं करते, ये किसी प्रॉब्लम की भी इवन परवाह नहीं करते। जो चीज़ इन्होंने सोच ली है, जो चीज़ इन्होंने ठान ली है, उसके अंदर चाहे किसी दूसरे का ऐसा नुकसान हो जाए कि वो बेचारा सारी ज़िंदगी सर ही ना उठा सके, इन्होंने अपने मतलब को पूरा करना। फिर इनकी जो सोचने समझने की सलाहियत है, अब इतनी देर से हम राक्षस वालों की विचारों की बुराई कर रहे हैं, ये तो पढ़ने के बाद पता चलेगा कि आप में से कौन कौन है, कौन देव है, कौन नहीं है। पता चले एंड में मैं ही निकला हूँ राक्षस। तो कहने का मकसद ये है कि इनकी छठी हिस्स बड़ी तेज़ होती है। देवा मनुष्य इनको ये पीछे छोड़ जाते हैं। इनकी जो सिक्स सेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि ये जो कह दें, जो इनको फीलिंग हो रही हो, उसके ऐन मुताबिक चीज़ें जो हैं वो होना शुरू हो जाती हैं या उसके मुताबिक ही ये प्लान कर रहे होते हैं।
अब ये देखें कितनी मज़े की बात है कि आपने किसी की कंपैटिबिलिटी मैच की, आपकी एक फैमिली है, बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजर रही है, तो घर में शादी हुई, बहू आ गई, तो उसका मिजाज नहीं मिल रहा किसी के साथ, कभी किसी से लड़ाई, कभी किसी से लड़ाई। और कई दफ़ा ये होता है कि आपका अपना बच्चा शादी के बाद वही अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ हो जाता है। तो मुख्तलिफ़ नौइयत की चीज़ें आ रही होती हैं। तो अब बीच में जो देवा होगा वो कोशिश करेगा कि मेरी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे, चाहे मुझे कोई अंडर एस्टिमेट क्यों ना कर दे। अब जो मनुष्य होगा वो सारों के साथ बना के रखेगा कि भाई किसी से बिगाड़नी नहीं है, अगर उनके साथ बिगाड़नी है जिनसे कोई फ़ायदा नहीं, ना कोई लेना देना। लेकिन जो राक्षस होगा वो कहेगा ठीक है, आज मुझे डाइवोर्स हो जाए, मेरा घर टूट जाए, मैं जिस ज़िद पे आ गया हूँ मैंने वो काम करना ही करना है। तो ये एग्जांपल्स आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, लेकिन इट डज़ंट मीन, मैं फिर से बता दूँ कि जो राक्षस है वो बुराई हो, इसकी रेमेडीज़ भी होती हैं, उन रेमेडीज़ को भी हम फॉलो कर सकते हैं। और कंपैटिबिलिटी मैच करवाते वक्त एक चीज़ का बड़ा ख्याल रखें कि कभी भी देवा के साथ बहुत अच्छा रह सकता है, देवा मनुष्य के साथ भी अच्छा रह सकता है, मनुष्य राक्षस देवा के साथ बहुत अच्छा रह सकता है, लेकिन जो राक्षस और राक्षस दो इकट्ठे हो जाएं तो फिर दोनों एक घर में नहीं रह सकते। दोनों ने ये फैसला कर लेना है। आपने एक जायचा बनाया, कंपैटिबिलिटी अब आपको निकालनी आती है, आप बड़े अच्छे तरीके से कंपैटिबिलिटी मैच कर लेते हैं, पता चलता है दोनों ही राक्षस हैं, तो पता चले कि दोनों ही बंदूक लेके सुबह खड़े हैं कि आज मैं इस घर में रहूँगा, या दूसरा कि नहीं मैं इस घर में रहूँगा, तो ये सिचुएशन भी आ जाती है। तो दो राक्षस कभी इकट्ठे नहीं रह सकते, राक्षस देवा इकट्ठे नहीं रह सकते। तब रह सकते चूँकि देवा ने कुछ करना नहीं है, तो फिर राक्षस हमेशा टॉप पे रहेगा। लेकिन जो मनुष्य है वो बड़ा तेज़ होगा, उसकी हर किसी के साथ बनेगी, हर किसी के साथ रहेगी। और मनुष्य भी इवन अगर इकट्ठे हो जाए तो ये दोनों भी कई दफ़ा एक दूसरे के लिए ठीक नहीं होते। लेकिन जैसे दो दोस्त हैं मिलकर को बिजनेस कर रहे हैं, तब मनुष्य और मनुष्य अच्छे नहीं होंगे, लेकिन अगर दोनों मियाँ बीवी हैं फिर अच्छे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी ज़ात अपने लिए और अपने रिश्ते, अब उसके निकाह में बाउंड हो गया, अब वो रिश्तेदार बन गए। तो हस्बैंड वाइफ के लिए मनुष्य और मनुष्य ठीक रह सकते, लेकिन फिर भी दोनों में खटपट रहेगी। और ये चीज़ें जो है कंपैटिबिलिटी में देखना बड़ी ज़रूरी हैं जी। तो अब हम बढ़ते हैं, ये जो हमारी 27 नक्षत्रस हैं इनकी जानिब। बोर्ड पे इस वक्त लिखा भी हुआ है, और आप लोग को इसका जो इमेज है JPEG में वो भी मिल जाएगा। सबसे पहली जो हमारी नक्षत्र है उसको कहते हैं अश्विनी। नंबर 1 अश्विनी, ये फॉल करती है देवा के अंदर। नंबर 2 के ऊपर जो नक्षत्र आती है वो है भरणी, ये मनुष्य कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। नंबर 3 के ऊपर जिसका सबसे ज़्यादा आप लोग को इंतज़ार था कि सबसे पहली जो राक्षस नक्षत्र है वो है कृतिका। इसको कृतिका भी कहते हैं, कर्तिका भी कहते हैं। एक चीज़ आप लोग अपने माइंड में रखिएगा कि अल्फाज की जो अदायगी है, चूँकि हर मज़हब माशरे की मुख्तलिफ होती है, तो आपने ये कन्फ्यूजन अभी अपने अंदर नहीं रखनी मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा। समझें, पहले समझ लें, उसके बाद आप चाहे कर्तिका को कतरीना कह दें, अपना नाम रख लें, कोई इसमें नहीं है। ये आपके अपने असूल के लिए कायदे होने चाहिए। इसको मेक इट सिंपल समझने के लिए। नंबर 4 के ऊपर जो नक्षत्र आती है, मैं नंबरिंग वाइज चलूँगा, वो है रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र जो है ये फॉल करती है मनुष्य कैटेगरी के अंदर, मनुष्य या मनुष्य कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। नंबर 5 के ऊपर है मरगशरा। मरगशरा, कुछ लोग इसको मरगशरा भी कहते हैं। तो नंबर 5 पे नंबर 6 के ऊपर आ जाती है अर्द्रा।
नंबर 5 पे अर्दरा है जो मरगर्शरा थी, ये देवा में फॉल करती है, और मनुष्य के अंदर अर्दरा जो है ये फॉल करती है। नंबर 7 जो नक्षत्र है वो है, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसी तरह इसी तरतीब से जायचे में घूमती है। ऐसा नहीं होगा कि रोहिणी पहले आ गई है और अर्दरा जो है वो कहीं और उससे पहले चली गई है, बीच में 15-20 और, ऐसा नहीं होगा। ये इसी नंबरिंग वाइज जो हैं ये चलती रहेंगी। पुनर्वासु नंबर 7 पे है पुनर्वासु, ये भी देवा कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। इसके बाद नंबर 8 पे है पुशिया, पुशिया भी देवा कैटेगरी के अंदर फॉल करती है। नंबर 9 पे अश्लीषा, ये फॉल करती है राक्षस कैटेगरी के अंदर। नंबर 10 पे है माघ, माघा लिखने में आता है लेकिन इसको माघ कहा जाता है। नंबर 11 के ऊपर जो नक्षत्र है वो है पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, ये मनुष्य कैटेगरी में। और नंबर 12 के ऊपर उत्तरा फाल्गुनी, ये भी मनुष्य कैटेगरी में आती है। इसके बाद नंबर 13 पे है हस्ता, ये देवा कैटेगरी। नंबर 14 पे है चित्रा, ये राक्षस कैटेगरी के अंदर है। नंबर 15 पे है स्वाति, ये देवा कैटेगरी में आती है। फिर उसके बाद नंबर 16 पे है विशाखा, विशाखा ये राक्षस कैटेगरी में आती है। नंबर 17 पे है अनुराधा, ये देवा की कैटेगरी में आती है। फिर उसके बाद नंबर 18 पे है ज्येष्ठा, ज्येष्ठा ये राक्षस नक्षत्र की कैटेगरी में। 19 पे है मूला, मूला ये राक्षस कैटेगरी में है। नंबर 20 पे है पूर्वा अष्धा, पूर्वा अष्धा ये मनुष्य कैटेगरी में। फिर उसके बाद 21 पे है उत्तरा अष्धा, ये भी मनुष्य कैटेगरी में आती है। नंबर 22 पे है श्रावण, देवा कैटेगरी में। नंबर 23 पे है धनिष्ठा, ये राक्षस कैटेगरी में आती है। नंबर 24 के ऊपर है स्टाबिशक, ठीक है, लिखने में स्टाबी शक आता है लेकिन के इसका साइलेंट है, कि बोलने में स्टाबिशा आप इसको बोलेंगे। उसके बाद नंबर 25 पे है पूर्वा भद्रापद, पूर्वा भद्रापद ये मनुष्य कैटेगरी में है। उसके बाद 26 पे है उत्तरा भद्रापद, ये भी मनुष्य कैटेगरी में है। और सबसे लास्ट पे 27 नंबर के ऊपर है रेवाती, ये देवा कैटेगरी में आती है। देवा कैटेगरी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के 9 नक्षत्रास ऐसी हैं जो देवा कैटेगरी में आती हैं। मनुष्य कैटेगरी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो हैं वो मनुष्य कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद है राक्षस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से ये 9 इक्वली सब के अंदर ये आते हैं कि 9 जो हैं वो देवा होते हैं, 9 जो हैं वो मनुष्य होते हैं, और 9 जो हैं वो राक्षस की कैटेगरी में आते हैं। आपने अपने आप को देखना है, आपने किसी की पर्सनालिटी को, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि किसी के किरदार का एनालिसिस करना हो तो नक्षत्रा बड़ा बेहतरीन एनालिसिस आपको करके देती है। अब फिर इसके बाद एक और इसमें बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये है कि अब आप एक असेंडेंट में पैदा हुए, आपका असेंडेंट जो है फॉर एग्जांपल लियो है, और जिस डिग्री पे आपका असेंडेंट शुरू हो रहा है आप वही नक्षत्र लेकर पैदा हो रहे हैं। अब उस डिग्री के अंदर, अब ये तो पता चल गया कि उस डिग्री के अंदर आप पैदा हुए हैं, आपका किरदार या तो देवा होगा या मनुष्य होगा या राक्षस होगा। अब अगर प्लैनेट उस नक्षत्र के ऊपर एग्जैक्टली आ जाता है, मून बैठा है, मार्स बैठा है, जुपिटर है, सैटर्न है, मरकरी है, वीनस है, या इवन राहु केतु है। अब मुझे ये बताएं कि अगर राहु केतु किसी असेंडेंट के अंदर देवा की कैटेगरी में आकर बैठे हों
तो आपके जहन में क्या आता है कि ये राहु और केतु जो है हमें फ़ायदा देंगे, नुकसान देंगे? अगर वही राहु केतु मनुष्य की कैटेगरी में आ जाएं तो आपके जहन में क्या आएगा? ये हमें फ़ायदा देंगे, नुकसान देंगे। पहले तो आपने देखा ना कि राहु केतु के लिए कि उस घर का मालिक अच्छा हो, वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप अब इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि मैं जिस लगन पे पैदा हुआ उस लगन के अंदर राहु केतु आके बैठ गए हैं। अगर राक्षस हैं और वहाँ पे राहु केतु आके बैठ गए हैं, फिर क्या होगा? आप कैसे बिहेव करेंगे? कि आप एक असेंडेंट में पैदा हुए हैं और उस असेंडेंट की जो इब्तदा है वो देवा से है और वहाँ पर मून आकर बैठ गया। अब मून तो है ममता, प्यार, मोहब्बत के ख्याल करने वाले होंगे। अगर वो कैटेगरी जिसमें आप पैदा हो रहे हैं और उसके अंदर उस ख़ास डिग्री के अंदर 13.2 के अंदर कोई प्लैनेट आकर बैठ गया और आप हैं राक्षस, तो अब वो मून की जो ममता है वो फिर क्या बर्ताव करेगी, क्या बिहेव करेगी? तो इसके लिए मज़ीद फर्दर डिटेल्स के लिए एक बुक है, उसका नाम है जहाने हैरत। जहाने हैरत इसका नाम है। आप इस बुक को लेकर स्टडी कीजिए। मेन कॉन्सेप्ट अब आप लोगों का क्लियर हो चुका है कि नक्षत्रास क्या होते हैं, इनको कैसे डिवाइड किया जाता है, किसके बाद कौन सी नक्षत्र आती है, और वो देवा होती है, मनुष्य होती है, राक्षस होती है। अब वो किस तरह से बिहेव करेगी, उसके अंदर मज़ीद क्या डेप्थ होगी, उसको मज़ीद हमने कैसे देखना है। अब किसी का नाम अगर रखना हो, बच्चे पैदा होते हैं उनका नाम आपने रखना है। नॉर्मली पुराने ज़माने में ये होता था, ये देखा जाता था कि मून जिस भी हाउस में बैठा हो, जिस भी हाउस में हो, फॉर एग्जांपल एरीज़ में है, टॉरस में है, लियो में है, कैंसर में है, तो लियो, टॉरस, कैंसर के जो भी हरूफ होते थे बता दिया जाता था कि आप इस हर्फ से इस बच्चे का नाम रख लें। लेकिन इसको मज़ीद जब रिसर्च हुई तो सबसे बेस्ट ये होता है कि आप सबसे पहले ये देखें कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, उसका मिजाज कैसा है। अगर ये राक्षस है तो इसके अंदर हमने थोड़ी सी पोलाइटनेस पैदा करनी है। अगर ये मनुष्य है तो हमने इसके अंदर कुछ चीज़ें डिफरेंट रखनी है ताकि ये दूसरों के लिए नुकसानदेह भी ना हो, अपने लिए भी ठीक रहे। अब देवा होना इतना भी अच्छा नहीं होता। अब ये मत समझे कि देवा आप सब कुछ लुटा के बैठ गए, आपके पास कुछ, इससे बेहतर है कि आप मजजूब बन जाएं, आप जंगलों में चले जाएं अगर आपको इस दुनिया से मोहब्बत ही नहीं है तो एक जो देवा होता है लोग उसको लूट के भी ले जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलता उसका साथ धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया। देवा होना अच्छी बात है लेकिन नुकसानदेह भी है। ये तीनों डिपेंड करता है इंसान के हालात पर। अब आपने कि कोई भी बच्चा पैदा हुआ उस पर देखें कि उसके जायचे में मून जो है वो जिस घर में है वो कौन सी नक्षत्र बनती है कि मून एग्जैक्ट किस नक्षत्र पे बैठा हुआ है। अगर वो अच्छी नक्षत्र हो, आप उस नक्षत्र के भी इवन आगे हरूफ होते हैं। जो बुक है जहाने हैरत, उसमें आपको, या हमारा जो मैगज़ीन है ज़ंजानी जंतरी, उसके अंदर पूरी फहरिस्त है कि किस नक्षत्र से कौन सा हर्फ मंसूब है। आपने देखा मून अच्छा है, उसके नक्षत्र देखें। अगर नहीं अच्छा, ख़राब है, तो बाकी जितने प्लैनेट्स हैं, जो 7 प्लैनेट्स हैं, उनमें से जो फ्रेंडली हो और वो किसी अच्छी नक्षत्र पे बैठा हो, उस नक्षत्र का हर्फ देखें और उस बच्चे का नाम आप तजवीज़ कर दें कि आप अलिफ से रखें, लाम से रखें, मीम से रखें, जिससे भी आप रखना चाहते हैं आप इसका रख सकते हैं। और एक थोड़ी सी न्यूमरोलॉजी की बात आज मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये समझ लें आज की टिप ऑफ द डे भी है। होता ये है कि हम लोग अपने माँ के नाम से, अपने नाम से, बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी के अंदर अपनी पावर्स निकाल रहे होते हैं, ये नंबर मेरे लिए अच्छा है, ये नंबर मेरे लिए बुरा है। तो हमने एक चीज़ देखनी है, इल्मुल आदात से इनकार नहीं है। मैं ख़ुद फॉलो करता हूँ, बहुत सारी जगहों पे फॉलो करता हूँ, इस इल्म से इनकार नहीं है। लेकिन ये देखें कि यूनिवर्सल लैंग्वेज कौन सी है। आपके आईडी कार्ड पे इंग्लिश में नाम चलता है,
आपके निकाह नामे पे इंग्लिश में नाम चल रहा है, आपके पासपोर्ट पे इंग्लिश में नाम चल रहा है, आपकी मोबाइल सिम इंग्लिश में रजिस्टर हो रही है, आपके बैंक अकाउंट इंग्लिश में रजिस्टर हो रहे हैं, आप इवन गाड़ी परचेज कर रहे हैं वहाँ पे अंग्रेज़ी में आपका नाम। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की जो पावर होती है वो अब उसकी अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। तो आपको न्यूमरोलॉजी के अंदर अगर आप अपने उर्दू के हरूफ कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपके इसी माशरे के लिए, लेकिन जब आपने इंटरनेशनली अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना है बड़े लेवल पे, कि आप चाहते हैं कि आपका नाम ऐसे नंबर्स की पावर उसकी हो कि लोग मेरा नाम सुने और मेरी पहचान बन जाए, या मैं कोई गाड़ी ले रहा हूँ उस गाड़ी के लोग डिजिट रखना चाहते हैं कि मेरी गाड़ी का ये नंबर हो, ये मेरे लिए बड़ा सूटेबल रहता है, मेरा हाउस नंबर जो है वो ऐसा। तो जब भी आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू कोई भी चीज़ कैलकुलेट करें तो जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो हर जगह यूज़ होती है, इवन आप अपने सिग्नेचर भी मोस्टली अब लोग इंग्लिश में कर रहे होते हैं, अब तो उर्दू वाला और अंगूठे वाला ज़माना ख़त्म हो गया। तो न्यूमरोलॉजी के अंदर आप जब भी कोई चीज़ देखें, आज थोड़ा सा हट के मैंने आपको टिप दे दी है, तो इंग्लिश का दो इसमें चीज़ें होती हैं, एक चेल्डन थ्योरी है, एक पाइथागोरस थ्योरी है। तो आप दोनों थ्योरीज़ को फॉलो कर लेते हैं, लेकिन मैंने जो सबसे ज़्यादा जिस थ्योरी को बेहतर पाया, जिसके रिजल्ट्स फ़ौरन मिलते हैं, वो पाइथागोरस की थ्योरी है, जो कि सिंपल भी है, इजी भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।